वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस ऑफ क्लास 10th और यहाँ पर हम लोग लाए हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 2 दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और वन शॉट में इस चैप्टर को ओवरऑल क्लियर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एसिड क्या होता है, व्हाट इज दिस एसिड। देखिए एसिड आर सब्सटेंसेस, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में घोलने पर H+ आयन देते हैं। एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ऑन डिजॉल्विंग वाटर gives H+ आयन, क्या देते हैं H+ आयन। और बेस क्या होते हैं, बेसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर ऑन डिजॉल्विंग वाटर गिव्स आउट OH- आयन। ये क्या देते हैं, गिव्स OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और सॉल्ट जो है ना एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड और बेस के मिलाने से बनता है। जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तब क्या बनता है, सॉल्ट। तो आइए हम लोग एक एक करके इन सब प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखिए आयन्स इन एसिड में कौन सा आयन होता है, H+ आयन होता है। कौन सा आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। एक बात और, यही हाइड्रोजन आयन H+ आयन वाटर के साथ मिल करके बना लेता है H3O+ आयन, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन आयन रहेगा या हाइड्रोनियम आयन रहेगा। ऐसे ही हम लोग अगर बात करें बेस में, तो बेस में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन रहता है, OH- आयन, जिसे कि क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पर कौन सा आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो बताओ एसिड और बेसिस में क्या कॉमन है कि दोनों में आयन्स होते हैं, एक में H+ आयन होता है, दूसरे में OH- आयन होता है। तो ये आयन्स ही एसिड और बेस की पहचान है। अब देखिए एसिड और बेस की मेन प्रॉपर्टीज और इन सब में डिफरेंसेस। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात करें तो क्या है, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। कैसा टेस्ट में होते हैं, सॉर मतलब खट्टे होते हैं। जितने खट्टे फल पाए जाते हैं, जितनी खट्टी चीजें हैं, सब में कहीं ना कहीं क्या है, एसिड है। और एसिड जो है ना कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये corrosive नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, corrosive नेचर के हैं, मतलब अगर स्किन पे लग जाएगी तो ये जला देते हैं स्किन को, है ना। और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। लिटमस से आपको बता दें, जो ये लिटमस होता है, लिटमस एक इंडिकेटर है। क्या है, इंडिकेटर है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। लिटमस एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर ये नेचुरल इंडिकेटर है। लाइकन नाम का जो है ना, एल्गी और फंगी का जो है, एल्गी और फंगी का एक कॉम्बिनेशन होता है, वहीं से ये लिटमस ऑब्टेन किया जाता है। दो तरह का होता है लिटमस पेपर या सोल्यूशन, एक तो होता है रेड और एक होता है ब्लू। ठीक है। बेसिस की प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए बेसिस जो है ना बिटर टेस्ट में होते हैं, स्लिपरी टच में होते हैं, बिटर इन टेस्ट, स्लिपरी इन टच, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, corrosive नेचर के हैं, मतलब अगर हाथ में लग जाएगा तो ये जला भी देंगे, काट देंगे। और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देते हैं। तो एसिड की क्या खास बात है, बेसिस की क्या खास बात है, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। क्या है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए डाइल्यूट एसिड डिक्रीज इन हाइड्रोनियम आयन। देखिए ये हाइड्रोनियम आयन आ गया ना, कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट एसिड। मतलब जब एसिड या बेस में हम ज़्यादा वाटर मिलाने लगते हैं तो इससे जो सॉल्यूट होता है उसका कंसंट्रेशन कम होने लगता है और इससे जो है क्या हो जाता है कि ये डाइल्यूशन कहलाता है और इससे डाइल्यूट एसिड बनता है और बेस बनता है। और डाइल्यूशन करना चाहे एसिड का करें चाहे बेस का करें, ये जो है ना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एसिड का डाइल्यूशन हाईली एक्सोथर्मिक है। हाईली मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। कभी भी डाइल्यूट करने के लिए हमको वाटर को एसिड में नहीं डालना होता है, बल्कि एसिड को वाटर में डालना होता है, वो भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बूंद करके ड्रॉपर की मदद से, ग्लास रॉड की मदद से। डायरेक्टली हमें वाटर में उसे इंटर नहीं कराना होता, उसका भी पूरा प्रोसीजर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, क्या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या है। देखिए स्ट्रेंथ के बेसिस पर एसिड बेस की बात करें तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, जो ज़्यादा H+ आयन रिलीज करते हैं,
ऑन डिजॉल्विंग वाटर, वाटर में डिजॉल्व करने पर पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं और ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस मोर H प्लस आयन, मोर H प्लस आयन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे HCl, HNO3, ये सब क्या है? H2SO4, ये सब मिनरल एसिड हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड भी हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो देखिए, पहले स्ट्रॉन्ग बेस से नहीं, पहले वीक एसिड की बात कर लें। तो वीक एसिड क्या होते हैं? जहां लेस आयंस प्रोड्यूस होते हैं और वाटर में डिसॉल्व करने पे पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते, पूरी तरह से आयंस उनके टूटते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, ये होता है, वाटर में जाता है तो ये इसका पार्ट टूटता है, H प्लस बाहर निकलता है और CH3COO ये निगेटिव में रहता है। तो ये H प्लस जो है ना, ये पूरी तरह से या पूरा नहीं टूटता है, सिर्फ 20% 30% ही ब्रेक डाउन होता है। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में 80% 90% ब्रेक डाउन होता है, डिसोसिएशन होता है, जिससे ज़्यादा आयन बनते हैं। तो होप यू आर क्लियर। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, रिलीज मोर OH माइनस आयन, ज़्यादा OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। NaOH होता है, एग्जाम्पल NaOH है, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। काफ़ी क्रॉसिव नेचर का भी होता है, अगर हाथ पे ले लें काफ़ी देर तक तो ये हाथ को काट देगा, जला देगा। और वीक बेसिस की अगर बात करें तो रिलीज ऑफ लेस OH माइनस आयन, वही है, डिसोसिएशन की ही बात है। अगर ज़्यादा आयन चाहिए तो ज़्यादा डिसोसिएशन होना चाहिए, और वो ज़्यादा डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग वालों में होता है और वीक वालों में डिसोसिएशन कम होता है, इसीलिए यहाँ पर आयंस की संख्या भी कम रहती है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक, इस तरह से हम लोग इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। कॉमन एसिड्स, कुछ कॉमन एसिड की बात करें तो जैसे सोर्सेज, देखिए एक विनेगर है, विनेगर में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, टेमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड। टेमरिंड मतलब इमली, और अनरिपेंड मैंगो कच्चा आम में टार्टरिक एसिड होता है। कर्ड और मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, ये सारे के सारे कैसे एसिड हैं? ऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्लांट एंड एनिमल से ही ऑब्टेन्ड होते हैं। जैसे आंट स्टिंग में होता है फार्मिक एसिड, आंट स्टिंग में क्या होता है? फार्मिक एसिड, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक है, क्योंकि प्लांट्स में पाया जाता है। जो विनेगर होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, दिस वन। तो क्लियर है, होप। आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर, देखिए इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेज विच टेल्स अस अबाउट एसिड एंड बेस बाय चेंजिंग देयर कलर एंड स्मेलिंग। देखिए कुछ सब्सटेंसेज ऐसे हैं जो अपना कलर चेंज करके या अपना स्मेलिंग चेंज करके, देखिए कलर चेंज करके या अपनी स्मेलिंग चेंज करके हमें बताते हैं कि दिस सब्सटेंस इज एसिड एंड दिस सब्सटेंस इज बेस। और पता है मतलब ये इंडिकेटर जो है ना, दो तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मल इंडिकेटर, नॉर्मल इंडिकेटर जो कि अपना कलर चेंज करके बताते हैं, जो कि अपना कलर चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? कलर चेंज करते हैं, है ना, कलर चेंज करते हैं। वैसे देखिए ये टाइप ऑफ इंडिकेटर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। देखिए ऑल फैक्टरी इंडिकेटर हैं जो अपनी स्मेलिंग चेंज करके बताते हैं कि विच सब्सटेंस इज एसिड एंड विच सब्सटेंस इज बेस। इनके एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे वैनिला और अनियन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। वनीला एंड अनियन ये इसके एग्जाम्पल है। अनियन का ही ले लें तो अनियन के पास कुछ ना कुछ एक स्मेलिंग होती है, अगर हम उसमें एसिड डालते हैं तो उस स्मेलिंग में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अनियन में हम लोग बेस डाल दें तो यू कैन ऑब्जर्व कि बेस डालने से उसकी स्मेलिंग क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और इस तरह से ये एसिड बेस के बारे में हमें बताता है बाई चेंजिंग देयर स्मेलिंग। ऐसे नेचुरल इंडिकेटर में कौन है? एक तो है टर्मरिक, एक है लिटमस। लिटमस जो कि ऑब्टेन्ड होता है कहाँ से? स्टार्टिंग में ही बताया था, ये लाइकन एक एल्गी और फंगी का एक सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन है। ये क्या होता है? एक एल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन है, उसी से ये ऑब्टेन्ड होता है। दो तरह का होता है, एक तो होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर या सोल्यूशन। ऐसे ही होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, एक तो है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोप्थिलीन। मेथिल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन, जैसे फिनोप्थिलीन कलरलेस होती है, कैसे रहती है? कलरलेस।
कलरलेस होती है। एसिड डालते हैं तो भी कलरलेस होती है। मतलब अगर एसिड डालें, एसिड के साथ सेम बिहेवियर रहेगा। अगर बेस डाल दिया हमने तो बेस डालने पर ये कैसी हो जाएगी, पिंक। ऐसे मेथिल ऑरेंज कलर का होता है, एसिड डालने पर रेड हो जाता है, बेस डालने पर ग्रीन हो जाता है। ये सब देखने को मिलता है। आइए यहाँ देखते हैं इंडिकेटर्स में पहले क्या है देखिए। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए रेड लिटमस पेपर पर कैसा कलर होता है, नेचुरल रेड। एसिड डालने पर रिमेन्स रेड रहेंगे, अगर बेस डालेंगे तो ब्लू हो जाएंगे। ऐसे ही कह रहे हैं कि बिल्कुल सेम चीज कह रहे हैं कि ब्लू लिटमस पेपर है, ओरिजिनल कलर क्या है, ब्लू। एसिड डालने पर रेड हो जाएगा, बेस डालने पर रिमेन्स ब्लू। ऐसे फिनोल्फ्थालीन की बात करें तो देखिए कलरलेस होती है, एसिड डालेंगे तो भी कलरलेस रहेगा, लेकिन बेस डालेंगे तो पिंक हो जाएगी। ऐसे ही मेथिल ऑरेंज की बात है, रेडिश ऑरेंज होता है, एसिड डालने पर रेड हो जाता है, अभी बताया था, और बेस डालने पर कैसा हो जाता है, येलो। बेस डालने पर कैसा हो जाता है, येलो। तो ये इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कब एसिड डालने पर, बेस डालने पर क्या होता है, इसको याद कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स पूछ लिया जाता है। आगे हम लोग इसी में बढ़ते हैं। लिटमस टेस्ट। देखिए लिटमस टेस्ट के लिए देखिए ये लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर को लिया उस सोल्यूशन में डाला। अब देखिए ये ब्लू लिटमस था, ये कैसा था, ये ब्लू, और लेकिन लिटमस यहाँ जाने पर कैसा हो गया है, रेड। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अरे ये सब्सटेंस क्या है, ये एसिड है। और यहाँ देखो ये कैसा था, रेड, और रेड लिटमस था, लेकिन यहाँ अंदर सोल्यूशन में जाने पे कैसा हो गया है, ब्लू। इससे ये पता चल रहा है कि ये सब्सटेंस कैसा है, ये तो बेस है। तो दिस इज हाउ कि एसिड एंड बेस के बारे में हमें पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिए जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल का सॉल्ट बनता है। सॉल्ट बनता है वो भी किसका, मेटल सॉल्ट बनता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी, ये चीज़ हम देख सकते हैं। अगर यही एसिड जो है मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो भी मेटल का सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलेगी। अगर यही एसिड जो है ना देखिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, देखिए चाहे मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करे चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करे, दोनों ही केस में यहाँ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा, तीन चीजें बनती है। मतलब अगर देखिए एसिड मेटल से रिएक्ट कर रही है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, अगर एसिड मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर रही है तो उस केस में सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। एग्जांपल के लिए देखिए HCl NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन हो रहा है तो NaCl कॉमन सॉल्ट बना, CO2 बना, H2O बना, वही तीन चीजें यहाँ पे बनेगी। अब एसिड अगर मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगी या मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगी, देखिए मेटल ऑक्साइड से करे चाहे मेटल हाइड्रोक्साइड, तो चाहे मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करे चाहे मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करे, यहाँ पर सॉल्ट और वाटर बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। इट इज क्लियर कि यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो होप यू आर क्लियर कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करें, देखिए बेस की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज कह रहे हैं मेटल के साथ रिएक्शन। जब बेस मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन ऐसे सभी बेसिस के साथ सभी मेटल नहीं रिएक्ट करते। जैसे NaOH के साथ जिंक करता है, एल्यूमिनियम करता है, मतलब कुछ ही मेटल हैं, देखिए कुछ ही मेटल हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। और ऐसे मेटल को एम्फोट्रिक मेटल या एम्फोट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, उनके ऑक्साइड को एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3, ZnO, ये कैसे ये ऐसे मतलब मेटल ऑक्साइड हैं जो एम्फोट्रिक हैं, ये एम्फोट्रिक है, मतलब ये मेटल के साथ भी मिलकर सॉल्ट बनाए, एसिड के साथ भी मिलकर सॉल्ट बनाएंगे, बेस के साथ भी मिलकर सॉल्ट बनाएंगे। ये दोनों नेचर शो करते हैं, डुअल नेचर शो करते हैं ये लोग। तो उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में। देखिए विद द नॉन मेटल ऑक्साइड, तो देखिए जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। अब चाहे नॉन मेटल का ऑक्साइड हो चाहे नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड हो,
तो दोनों के साथ क्या होगा, सेम चीज यहाँ देखने को मिलेगी। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कह रहे हैं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है इस रिएक्शन में, इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। कौन सी रिएक्शन कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसका हमारी रियल लाइफ में ढेर सारे एडवांटेज हैं, ढेर सारे एप्लीकेशन हैं, इनको हम लोग देखते हैं। देखिए, एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया, जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, जब रिएक्ट किया तो NaCl बना और H2O बन गया। ठीक है। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय मेटल। हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय मेटल, जैसे NaCl, Na2SO4। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड होता है और ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी से बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। ये तो एक छोटा बच्चा भी जानता है। आगे देखिए, फैक्ट चेक। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड को छोड़कर, जैसे जिंक ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों नेचर के होते हैं। मतलब मेटल अगर एसिड मिल जाए तो भी सॉल्ट बना दे, बेस मिल जाए तो भी सॉल्ट बना दे। और जनरली अगर हम ये बात कहेंगे, कैसे जनरली, तब ये बात सही होगी, अदरवाइज ये बात क्या रहेगी? गलत। ठीक है। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, है ना, और वो बेस के साथ मिलकर के सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इसी तरह की रिएक्शन एसिड के साथ, एसिड और बेस के साथ भी मिलती है। आगे की बात करें हम लोग, पीएच स्केल। पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंसी ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। दिस मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच। इसका वैसे ये जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है पोटेंजी। और इसको दिया था जर्मन केमिस्ट सोरेनसन ने। सोरेनसन ने इसको दिया था। ठीक है। और डिनोट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन। पीएच क्या दिखाता है कि किसी सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का क्या कंसंट्रेशन है। दिस नंबर इंडिकेट इफ अ सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो द रेंज फ्रॉम 0 to 14, मतलब इसकी रेंज क्या रहती है? 0 से लेकर कहाँ तक रहती है? 14। बीच में आता है 7 किसके लिए रहता है? न्यूट्रल के लिए। 7 न्यूट्रल के लिए है, 0 मोस्ट एसिडिक के लिए है, 14 मोस्ट बेसिक के लिए है। ये मोस्ट बेसिक के लिए है और ये मोस्ट एसिडिक के लिए है। मोस्ट एसिडिक। तो पीएच स्केल यही होता है, इसी से करस्पॉन्डिंग पीएच पेपर आता है। अगर आपका पीएच वैल्यू 7 के करीब है, इसका मतलब आप जो है 7 के करीब है, तो इसका मतलब आप वीक कैटेगरी में है। 7 से जितना दूर रहेंगे उतना आप स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में है। हाँ, ये है कि 7 से कम है तो आप एसिडिक हैं, 7 से ज़्यादा है तो आप बेसिक हैं, 7 है तो आप न्यूट्रल कैटेगरी में है, न्यूट्रल। ठीक है। एसिड बेस का नेचर इससे पता चलता है। बताओ, पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पोटेंसी जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग पावर ही होता है, और इसको किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था, जर्मन फिजिसिस्ट। और पीएच स्केल में कितनी वैल्यूज हैं? 0 से लेकर 14 है। 7 न्यूट्रल के लिए है, 7 से कम होने पर आप एसिडिक होंगे, और 0 होने पर मोस्ट एसिडिक है, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक है। और अगर 14 है, 7 से ग्रेटर है, तो बेसिक है, 14 पर मोस्ट बेसिक है। तो होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। आगे हम लोग बात करते हैं पीएच इन आवर डेली लाइफ। आवर डेली लाइफ में पीएच का क्या कॉम्प्लिकेशन है या पीएच का क्या वैल्यू है अपनी डेली लाइफ में। तो देखिए, सबसे पहली क्या है कि आवर बॉडी वर्क विद इन पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.4। मतलब ह्यूमन बॉडी हो, प्लांट बॉडी हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑलमोस्ट लगभग तो उनका पीएच वैल्यू इसी के बीच में होता है, 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। अगर इस पीएच वैल्यू में चेंज आएगा तो फिर वो इंसान हेल्दी नहीं रहेगा, उसे मतलब कोई ना कोई डिसीज़, कोई ना कोई बीमारी लगना शुरू होगी। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रियल लाइफ में ये फैक्ट है। अब जैसे अगर कहीं की सॉइल एसिडिक है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है, तो वहाँ पेड़ पौधे ग्रो नहीं होंगे, जो ग्रो भी रहेंगे वो सूखने लगेंगे, है ना। अगर पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो भी प्रॉब्लम है।
तो pH वैल्यू इस रेंज में होना बहुत जरूरी है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ pH वैल्यू इन आवर डेली लाइफ। और ढेर सारे एडवांटेज हैं, जैसे एसिड रेन। कहते हैं कि पहली बारिश या दूसरी बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि पहली बारिश कैसी रहती है, एसिड रेन रहती है। अब देखो एसिड में मतलब रेन में एसिड कहाँ से आता है, पॉल्यूशन की वजह से आता है। कहाँ से आता है, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में कौन कौन गैसेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है सल्फर डाइऑक्साइड, फिर है नाइट्रस ऑक्साइड, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से मिलती है तो क्या बना लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ऐसे ही CO2 जब मिलती है वाटर से तो ये बना लेती है कार्बोनिक एसिड H2CO3, H2CO2 3 या 2 जो भी, ठीक है, मतलब फॉर्मूला कार्बोनिक एसिड। ऐसे ही जब N2O जब मिलती है H2O से तो ये क्या बना लेती है, HNO2 नाइट्रस एसिड बना लेती है, नाइट्रिक एसिड बना लेती है, जो कि ये सारे एसिड पहली ही बारिश में ज़्यादातर या दूसरी तीसरी बारिश में डिजोल्व होकर के एसिड के pH वैल्यू को घटा देते हैं। और अगर ये pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाएगी या 5.6 तक हो जाएगी तो मतलब ये रेन क्या कहलाएगी, एसिड रेन। और इससे जो है ना एक्वाटिक लाइफ और जितनी भी लाइफ है सबको बहुत खतरा है। एसिड रेन की वजह से ताजमहल पीला पड़ रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट्स ने पॉल्यूशन चेक लगा रखा है कि हाँ जो है कि ये सब नहीं होना चाहिए। प्लांट नीड स्पेसिफिक रेंज। देखो प्लांट को भी क्या चाहिए, स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच सॉइल। मतलब अगर पीएच की सॉइल की पीएच अगर एक रेंज में नहीं रहेगी तो वो फिर प्लांट के काम की नहीं है, उससे वो ग्रो नहीं हो पाएंगे, उससे उनको प्रॉब्लम होगी। एसिड प्रोड्यूस बाई स्टमक। देखो हमारे स्टमक में भी एसिड प्रोड्यूस होता है। कौन सा एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी मिसकन्फ्यूजन हो जाता है और उस केस में हमारे बॉडी में एसिडिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, एसिडिटी, पेट में ऐठन, तमाम दिक्कतें होने लगती हैं। तो उस केस में डॉक्टर हमें एक दवा देते हैं, दैट इज़ एंटासिड। क्या दवा देते हैं, एंटासिड। तो वो दवा जो एंटासिड है वो हमें इन डिसीजेज से फाइट करने में हेल्प करती है। तो वो जो है ना वो हमारे स्टमक की एसिडिटी को दूर कर देती है, एंटासिड। तो स्टमक की एसिडिटी के लिए कौन सी दवा है, एंटासिड, जिसमें क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसी को कहा जाता है। तो इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। होप यू आर क्लियर। टूथ डिके। देखिए हमारे टूथ डिके क्यों होता है, लो पीएच की वैल्यू के कारण। तो देखिए क्यों क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में वो चीज़ें फंसा रह जाता है, दांतों के बीच में जो कैविटीज़ हैं, स्पेस है, तो वो चीज़ ऑक्सीडाइज होकर के वहाँ पर वो डेड डिके होने लगता है। बैक्टीरियाज बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं जिससे एसिड प्रोड्यूस होता है माउथ में, और वो एसिड डिजेनरेट करने लगता है हमारे टीथ को, और इससे टूथ डिके होता है, डेंटल कैरीज होती है। डेंटल कैरीज मतलब दांत में होल होने लगते हैं और फाइनली प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए उससे ट्रीट होने के लिए हम लोग बेसिक टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे टीथ की एसिडिटी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ऐसे ही बीज स्टिंग हो गई या स्कॉर्पियन स्टिंग हो गई या आंट स्टिंग हो गई, तो आंट स्टिंग हो या बीज स्टिंग हो या स्कॉर्पियन बिच्छू या बिच्छी काटे, तो उस केस में वो हमारे बॉडी में फार्मिक एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं। कौन सा एसिड प्रोड्यूस करते हैं, फार्मिक एसिड। कौन सा एसिड, फार्मिक एसिड। तो वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर देते हैं फार्मिक एसिड, और वो फार्मिक एसिड जो है ना इरिटेशन, पेन और अलॉट ऑफ प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू दिस। तो इससे बचने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, बेस अप्लाई करना चाहिए। क्या अप्लाई करना चाहिए, बेस, जिससे वो हम उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे और उससे होने वाले इफेक्ट को हम कम कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और